Hi everybody, I am Asta Tiwari and you are watching my channel Dynamic Study. Today we all are going to study about the Ukraine-Russia war. गाइस अगर हम देखें तो आज 3 दिन से कंटिन्यू न्यूज़ में यही चल रहा है कि यूक्रेन रसिया वॉर में किस तरीके से वॉर हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या इसके रिपरकशंस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आज डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ यू कि ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी इसका बेसिक नहीं पता है कि एक्चुअली ये वॉर हो क्यों रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ थी जिसकी वजह से ये वॉर जो है वो लेड हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होंगे डिस्कशन के। तो हम इसका देखेंगे कि इनके पीछे बैकग्राउंड क्या है वॉर का, सबसे पहली चीज़। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड भर में इसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या कोई यूक्रेन को मदद करने के लिए सामने आ रहा है या कोई रशिया को बस क्रिटिसाइज़ करके ही लोग आपस में जो कंट्रीज़ हैं वो हट जा रही हैं। एंड अगर इसके बाद हम बात करें तो हम देखेंगे इसके इकोनॉमिक रिपरकशंस, मतलब कि इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वर्ल्ड लेवल पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज बहुत सारी न्यूज़पेपर्स अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा, यूक्रेनियंस वेकअप टू थंडर ऑफ वॉर। ओके, थंडर ऑफ वॉर मीन्स होता है वॉर से एक पूरा कप जाना, मीन्स कि पूरा एकदम वॉर की वजह से एक स्ट्रॉम आ जाना। कहाँ पे? यूक्रेन में। तो यूक्रेनियन जो है, मतलब जो यूक्रेन के पीपल है वो बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करा गया है बाय द हिंदू, तो यहाँ पे ये आर्टिकल बस आपको थर्सडे की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता रहा है। ओके, तो इस थंडर ऑफ वॉर में हम देखेंगे कि यूक्रेन की क्या क्या कंडीशन है। ऑल्दो अगर हम ये देखें कि यूक्रेन और रसिया की पोजीशन देखें तो रसिया काफ़ी ज़्यादा आगे है यूक्रेन से। मतलब अगर हम इकोनॉमिकली देखें, अगर हम लिटरली देखें, स्पेस एंड टेक में देखें, तो हर एक फील्ड में जो रसिया है उसकी इकोनॉमी, उसकी एवरीथिंग, जो भी यूनिट्स होती हैं सारी चीज़ वेल मेंटेन्ड है। वहाँ पे यूक्रेन, अगर हम यूक्रेन को की कंपैरिजन करें उससे, तो यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा पीछे आकर के रुकता है। ओके, तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ कि क्या इसमें मेंशन है। ओके, सो फाइनली हमने पिक्चर को जूम कर लिया है और अब हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बेलारूस देख पा रहे होंगे, ये है रसिया का, ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है पूरा, ये रसिया का बॉर्डर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ये रसिया का है। और यहाँ पे आपको पोलैंड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे रोमानिया, मोल्डोवा, ये सब अलग अलग कंट्रीज है। ठीक है, और बीच में ये जो बड़ा सा व्हाइट पार्ट दिख रहा है ये है हमारा यूक्रेन, जिसके ऊपर इस समय वार की कंडीशन जो है वो बनी हुई है। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो बेलारूस, रसिया, तो बेलारूस भी शुरू से ही रसिया के साइड में ही रहा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे रसिया जो है वो 3 साइड ऑफ वॉर कर रहा है इनके साथ। एक तो उसका जो अगर हम पहली चीज़ देखें तो उसने 3 साइड से, अगर हम पहले देखें तो लुहानसक एक रीजन था एंड डोनेत्स्क एक रीजन था, जिसको रशिया ने 3 दिन पहले ही रिकग्निशन दे दिया एज अ सेपरेट स्टेट। ओके, रसिया ने इन्हें सेपार्टिस्ट कर दी, मतलब इनको कहा कि यहाँ पे प्रो रशियन पीपल रहते हैं, यहाँ पे सेपार्टिस्ट मूवमेंट चल रहा है, और इन लुहानसक एंड दोनेत्स्क दोनों ही रीजन्स को उसने सेपरेट स्टेट बना दिया। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्रीमिया जो है उसको ऑलरेडी रशिया ने कवर अप कर लिया था। तो यहाँ पे 3 साइड से जो है इनके ऊपर जो बम्बार्डमेंट करी जा रही है यूक्रेन के ऊपर, वो रसिया करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये रही इस इमेज की बात। आगे देखें अगर हम, तो आगे अगर हम इसमें कंक्लूड करें, आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ये है हमारी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है उर्सुला वोन डर लेवेन। ओके, तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा है कि जो है, मतलब इन्होंने भी इसका रिस्पांस दिया है कि कैसे रसिया के ऊपर जो है ये काफ़ी टाइम, मतलब एक कई तरीके के जो है ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सबसे पहली चीज़ अगर देखें, प्रेसिडेंट पुतिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेगिंग ऑफ वॉर बैक टू यूरोप। वी विल we will target the strategic sector of the Russian economy by blocking their cases key to technological and markets. We will, आगे हम पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक आपको, अगर मैं इसका एक सिंपल में बस मीनिंग बता दूं कि इन्होंने ये इनके कहने का पर्सपेक्टिव क्या है, तो ये कह रही हैं कि हम जो है, जो रशियन इकोनॉमी है उसमें जो टेक्नोलॉजिकल हम एड दे रहे थे, जो भी हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को हम ब्लॉक कर देंगे, उन सारी चीज़ों को हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, और अब रशियन इकोनॉमी जो है वो पूरे वर्ल्ड में अलग थलग पड़ने वाली है। तो इन्होंने, मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि ये लोग लिटरली यूक्रेन की हेल्प नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पे ये लोग रिस्ट्रिक्शन पुटअप करके जो है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं हम। तो आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वेल्दामिर जेलेंस्काई जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इन्होंने रसिया के बारे में क्या कहा है कि रसिया टीचरसली अटैक ओवर आवर स्टेट दिस मॉर्निंग एज अ नाजी जर्मनी डिड ड्यूरिंग द वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू। यूक्रेन इज डिफेंडिंग इटसेल्फ एंड वॉन्ट गिव अप इट्स फ्रीडम नो मैटर व्हाट मॉस्को थिंक्स। ओके, इन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो अपने आप को कभी भी गिव अप नहीं करेगा, मतलब हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, भले ही हम दुनिया में अलग थलग हैं और आप एक मेजर पावर हो, मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, ऐसा इन्होंने कहा, लेकिन तब भी हम लड़ेंगे। और आपकी जो ये क्रूरता जो आप दिखा रहे हो, इसका हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और इन्होंने ये भी इनकी तुलना जो है रशियन आर्मी की तुलना कर दी है नाजी जर्मनी से, जैसे हिटलर ने वॉर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ठीक है। ये है इसका मेजर। आगे देखो तो एक मेजर चीज और ज्यादा डिबेट में है कि मोदी जी ने इस पे क्या रिस्पांस, मतलब इंडिया का क्या रिस्पांस रहा है। एक सडनली देखे तो हमने देखा कि यस्टरडे की नाइट में जो है जो मोदी जी हैं उन्होंने बात करी थी पुतिन से, ठीक है। पुतिन कौन है? पुतिन जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे इन्होंने विजिट भी करा था इंडिया को ऑन द 7th ऑफ दिसंबर 2021 में, यानी लास्ट ईयर के मंथ, जो लास्ट मंथ है लास्ट ईयर का, वहाँ पे इन्होंने विजिट किया था इंडिया को। तो उस टाइम की ये इमेज यहाँ पे द हिंदू ने शो करी है एंड यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने किस किस प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पे बात करी है। सबसे पहला तो मैं बता दूं कि उन्होंने किसके रिगार्डिंग बात करी है, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर ऐसी कोई बम्बार्डमेंट या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अगेन उन्होंने शांति की भी अपील की कि आप ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करें, आप काफ़ी ज़्यादा पीस मेंटेन करें। तो इस तरीके से इंडिया, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही पीस कीपर रहा है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा पीसफुली और कोऑपरेटिव रही है। तो इस वजह से जो है मोदी जी ने उस प्रोस्पेक्टिव पर अपने कदम रखते हुए उन्होंने जो है इनसे अपील की कि ये सारी चीज़ें जो है, मतलब अगेन हम पीस को रिटर्न कर लें और हम जो है हाईएस्ट ग्रोथ करें, हाई प्रायोरिटी दें पीस को रेदर देन वॉर एंड अदर चीज़ें। तो यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट करने की भी बात कही है, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे, यानी अगर हम ग्लोब पे देखें तो रशिया और यूक्रेन कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो ये हमारा जो है मैप है जहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा जो पार्ट है, ये सारा का सारा जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये पूरा अंडर द कंट्रोल ऑफ रसिया है। मतलब रसिया आफ्टर 1991 जब डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर, ओके, तो उस टाइम पर जो है ये काफ़ी वाइड रीजन था। तो अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा ये पूरा का पूरा जो ये रीजन था, ये सारा का सारा रीजन रसिया के अंडर में था, यानी यूएसएसआर के अंडर में था। बट इसके डिसॉल्व होने के बाद जो है ये 15 रिपब्लिक्स में, यानी कि 15 रिपब्लिक्स में, यानी छोटे छोटे 15 देशों में टूट गया था, जिसका एक पार्ट यूक्रेन भी है, ठीक है। यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा एंड पोलैंड, उसके बाद इस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, ये सारी कंट्रीज जो है ये पहले यूएसएसआर और रशिया के साथ जो है कोऑपरेटिव से रहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। तो वर्ल्ड लेवल पे ऐसा इनका जो मैप स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें इनके कॉन्फ्लिक्ट का एक ग्लांस देखें तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये जो बॉर्डर, जो येलो कलर का पार्ट है, ये है हमारा यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, जो कि यहाँ पे लोकेट करती है। तो अभी यूक्रेन की जो जो रशियन आर्मी है वो ये भी दावा कर रही है कि वो काफ़ी लेस टाइम में, क्योंकि वो हाफ ऑफ द कीव जो यूक्रेन की कैपिटल, इसको कब्जा कर चुके हैं एंड उसके बाद जो हाफ ऑफ द रीजन बचा है उसको आने वाले टाइम में कर लेंगे। हालांकि लास्ट डे का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन को एक अंडर द कवर, यानी उसको अनेक्स नहीं करेंगे, बस ऐसे ही वो उसे बस ये सिखाना चाहते हैं कि इंडिया से, कि रसिया से मतलब बैकवर्ड होने का क्या क्या एक नतीजा हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक रिपरकिजन पर कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए यूक्रेन और रसिया के वार के, ओके। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी, जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें लगभग 8 लाख करोड़ का जो है एक लॉस देखने को मिला है। यानी पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट है वर्ल्ड वाइड, वो एकदम से कह सकते हैं कि वो फॉल हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक अपोजिट एडवर्सली उसको इफेक्ट करा है। रशियन यूक्रेन वॉर ने, रसिया की इन्वेजन ने उसको बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करा है। ये तो सबसे पहला रिपरकिजन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में सेकेंड चीज़ अगर हम देखें तो 23rd, ओके, 23rd 2020 मार्च,
ओके। 23 मार्च 2020 के बाद से ये पहली बार रशिया और यूक्रेन इन्वेजन के बाद जो है इकॉनमी सबसे लो रेट पर ग्रोथ कर रही है और काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुकी है। अदरवाइज कोविड-19 की वजह से जो लास्ट गिरावट आई थी इकॉनमी में, काफ़ी बड़ी गिरावट, वो 23 मार्च 2020 को देखने को मिली थी। और अभी जो गिरावट आई है वो उसके उससे भी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? उस टाइम पे तो पैंडेमिक की वजह से हुआ था, इस टाइम यूक्रेन रसिया वॉर की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहा है। अगेन अगर हम बात करें तो जो क्रूड ऑयल है, यानी जो कच्चा तेल है, उसकी जो कीमतें हैं, जो उसकी प्राइसेस है, वो $100 बैरल से ज़्यादा जा चुकी हैं। अगर हम देखें तो यूक्रेन और रसिया दो ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो वर्ल्ड वाइड गैस एंड ऑयल्स का एक तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी इकॉनमी जो है बेसिकली इसी पर बेस्ड है। लेकिन जब इन ये दोनों ही कंट्रीज जब वॉर में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, एम्ब्रॉयल हो चुकी हैं, तो इसका एक रिपरक्यूजन ये भी है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो क्राइसिस देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल की क्राइसिस, गैसेस की क्राइसिस। एंड यही मेन रीज़न है कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो रसिया के अगेंस्ट नहीं जा रही हैं। अब अगर हम बात करें तो जो इंडिया है उसमें एक मेजर मतलब एक वॉर का फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ओके, जो वीट का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रसिया एक मेजर एक्सपोर्टर है वीट का भी, लेकिन वॉर की वजह से अब वो इस पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो इसकी वजह से जो इंडिया है वो काफ़ी लार्ज जो है अपना एक वीट का जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपोर्ट कर पाएगा। और जबकि अगर रशिया की बात करें तो 18% ऑफ वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कौन करता है? वो रशिया करता है। मतलब वर्ल्ड वाइड 18% जो वर्ल्ड में नीड है वीट की, उसको रशिया कम्पीट करता है, उसको रशिया जो है फुल अप करता है। ठीक है, तो ये इंडिया को इससे एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि क्या-क्या एक बैकग्राउंड था जिसकी वजह से यूक्रेन रसिया को अब वॉर देखने को मिल रहा है। सो बैकग्राउंड की बात करें हम, तो जो नेटो कंट्रीज़ हैं, नेटो का मीन्स होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेटो एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान ये बनाया गया था 1949 में, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब इसका फॉर्मेशन करा गया था। और ये लेड करा जा रहा है अमेरिका के थ्रू, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने भी अपना एक पैक्ट बनाया था जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। ऑल्दो ये जो है यूएसएसआर के डिसॉल्व होने के बाद ये पैक्ट जो है इसको भी डिसॉल्व यानी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो नेटो है वो अमेरिका की तरह स्टिल सर्वाइव कर रहा है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़, इवन जो कंट्रीज़ यूएसएसआर से अलग हुई हैं, उन्होंने भी उसको ज्वाइन कर लिया है, नेटो को ज्वाइन कर लिया है। नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो कंट्रीज़ अमेरिका की सपोर्टर हैं वो सारी कंट्रीज़ अपनी मिलिट्री का एक अलायंस बनाई है जिसको नेटो नाम दिया गया है। तो नेटो कंट्रीज़ ने कहा था कि यूक्रेन भी हमारे मतलब एक मिलिट्री अलायंस में शामिल हो जाए। और जिसका ये बड़ा, जिस पर रूस ने अपनी एक डिसकंटेंट प्रेजेंट करी कि नहीं, अगर क्योंकि अगर यूक्रेन जो है वो अगर टच कर देगा, वो अगर नेटो को ज्वाइन कर लेगा, तो इससे जो एक बॉर्डर डिस ट्रैंक्विलिटी देखने को मिलेगी अमेरिका सॉरी रशिया में, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी रसिया जो है वो नेटो जो है उसके बॉर्डर में इंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से रशिया बार बार जो है वो यूक्रेन को ये बता रहा था कि वो जो है ऐसे कामों में ना जाए, मतलब कि वो नेटो को ज्वाइन ना करे। ऑल्दो रसिया को यूक्रेन को लगा कि नहीं, ये हमको एक तरीके से धमका रहे हैं या थ्रीट कर रहे हैं, इस तरीके का इशू समझ करके। और काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी अमेरिका और अदर उसके एलाइज कंट्रीज़ ने जो है यूक्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करा, और जिसका नतीजा आज यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। अगर इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कंट्रीज़ ने कहा था कि वो जो है मदद के लिए सामने आएंगी, ठीक है। यूक्रेन की कंट्रीज़ ने कहा था कि वो जो है मदद के लिए यहाँ पे सामने आएंगी, मतलब वो यूक्रेन, और अगर रशिया का वार होगा तो यूक्रेन की वो मदद करेंगे। लेकिन आप देख पाएंगे कि आज 3 दिन वॉर कंटिन्यू 3 दिन से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कंट्री, इवन अमेरिका तक, इसमें किसी भी तरीके की एड देने की बात नहीं कर रहा है यूक्रेन को, ठीक है। अभी रिसेंटली में न्यूज़ आ रही है कि स्वीडन, ओके, स्वीडन और जो है हमारा पोलैंड, ओके, स्वीडन एंड पोलैंड जो है ये दोनों हेल्प करने जा रहे हैं इनकी यूक्रेन की। बट ये अभी कंफर्म नहीं है, वो मतलब डायरेक्टली उसमें एम्ब्रॉयड नहीं होंगे, यानी वो उन्हें बस अपने मिलिट्री के जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बस सेंड कर दे रहे हैं। ना तो उनकी सेना जाएगी यूक्रेन की तरफ से लड़ने, और ना ही उनके मतलब कोई मतलब वो डायरेक्टली इसमें एम्ब्रॉयल नहीं होंगे। वो भी अपने रिलेशन को रसिया के साथ ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने बस कुछ इक्विपमेंट, कुछ वेपन जो है यूक्रेन की आर्मी को दे दिया है, ओके। तो इस तरीके का जो रिपरकशन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया कि क्या था बैकग्राउंड जिसकी वजह से यूक्रेन को ये आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। और इसके पीछे नेटो के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या है नेटो एंड अदर चीज़ें। और इसके साथ हमने देखा कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए ग्लोबल पे और इंडिया पे के ऊपर क्या क्या मेजर इफेक्ट पड़े। और ये थी हमारी पूरी की पूरी जो है स्टोरी अबाउट रसिया एंड अदर यूक्रेन, ओके। तो हमने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी उनसे बात करी, और उन्होंने बात करने के बाद
बाद उस पर मतलब एक कह सकते हैं ना कि एक तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका एक कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही एक एक्टिव रोल रहता है वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। और ऐसी भी खबर आ रही थी कि जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी ज़्यादा अपील करी कि वो जो है पुतिन से बात करें और इस कंडीशन को ट्रैंक्विल करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा जो बाइडेन का, ठीक है, जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट है कि इन्होंने क्रिटिसाइज करा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्लेम्स रसिया अटैक, यानी इन्होंने रसिया के अटैक को स्लेम यानी उसको क्रिटिसाइज करा है। ऑल्दो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला रसिया पर क्योंकि क्रिटिक्स, लेकिन अगर हम ये देखें तो रसिया का वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा एक अपोजिशन रसिया को देखने को मिल रहा है क्योंकि रसिया कहीं ना कहीं एक वेल नहीं कर रहा है वर्ल्ड के लिए। इतने ज़्यादा क्रूज मिसाइल्स, एयर अटैक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी कंट्री के लिए और इवन हमारे इन्वायरमेंट एंड अर्थ के लिए और यूक्रेन के डेवलपमेंट को हिंडर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा पूरा वीडियो यूक्रेन एंड रसिया के रिलेशन और वॉर के थंडर ऑफ वॉर के बीच में जो जो चीज़ें देखने को मिली उनके बारे में था। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आगे और ज़्यादा इसके ऊपर एक्टिव जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।